क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम सिमंगल सिंह सुमन की इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अ, इस क्लास में पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। तो कल पॉलिटी की हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था व्यवस्था का उद्भव, राज्य क्या है, संविधान परिभाषा क्या है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, नवीनतम संविधान किस देश का है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भैया भारत का संवैधानिक इतिहास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है भैया, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक इतिहास। तो जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसकी शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनियों के ठीक है। भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो चलिए हम समझते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों को क्यों आना पड़ा, क्या कारण था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों को आना पड़ा। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे। ठीक है भैया, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे। चलिए जानते हैं। तो भैया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का सबसे जो प्रमुख कारण था वो था मसालों का व्यापार। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था सूती वस्त्रों का व्यापार। और तीसरा कारण क्या था भैया? धन की लोलुपता। ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के 3 प्रमुख कारण थे। कौन कौन से? नंबर 1 मसालों का व्यापार, नंबर 2 सूती वस्त्रों का व्यापार, नंबर 3 धन की लोलुपता। मसालों का व्यापार क्यों भैया? देखो, जो यूरोप के लोग हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और इन लोगों को मांस को प्रिजर्व रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। और मसाले इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं भैया? मसाले इन्हें प्राप्त होते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया से। ठीक है, तो इसलिए मसालों के व्यापार के लिए इनको भारत आना पड़ा। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था सूती वस्त्रों का व्यापार। तो आप सभी जानते हैं कि यूरोप जो है वो एक ठंडा इलाका है। और ये माना जाता है कि जो
दक्षिण पूर्वी एशिया था, वहाँ के जो सूती वस्त्र थे वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था धन की लोलुपता। तो भैया पहले क्या होता था, पहले जो यूरोप के साथ भारत का व्यापार होता था वो होता था स्थल मार्गों से। कैसे होता था? स्थल मार्गों पे। तो यूरोप में एक देश है इटली, तो स्थल मार्ग से भारत से जितना भी व्यापार होता था उस पे इटली का एकाधिकार था। तो इटली क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो आसपास के देश थे जैसे पुर्तगाल हुआ, स्पेन हुआ, इन सब देशों को क्या लगा कि भाई ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ व्यापार करें। तो ये तो इनका कारण था भारत में आगमन का। तो अब हम जानते हैं कि भैया जब स्थल मार्गों से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से यूरोप व्यापार कर रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यूरोपीय कंपनियों को या यूरोप के लोगों को समुद्री मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी? ठीक है, जो यूरोप के लोग थे उन्हें समुद्री मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी? तो भैया हम बना लेते हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, और उसी से सारी चीज़ें समझते हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा जो है सीख लीजिए भारत का और विश्व का मैप हमें बनाना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि पूरा अच्छे तरीके से ही बने, पर यह है कि थोड़ा बहुत हमें जो है ये बनाना आना चाहिए। ठीक है भैया, तो आप भी जो है कोशिश करा करो कि ये जो है हम बनाना सीख लें। ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा इटली, और ये हमारे हो जाएंगे क्या, यहाँ पे हो जाएंगे पुर्तगाल और स्पेन वगैरह। यहाँ हो जाएगा जो हमारे इंग्लैंड वगैरह हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा अरब प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अरब प्रायद्वीप हो गया। ये जो है ये हो जाएगा तुर्की और इराक वाला इलाका, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। और ऐसे ही हम नीचे को आएंगे तो ये हो जाएगा जो कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये वाले जो देश पड़ते हैं वो ये हो जाएंगे। और ये यहाँ पे चीन वाला इलाका। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया भैया हमारा, ये हमारा हो गया क्या, एशिया। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जो पहले यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे एक देश था इटली, यहाँ पे एक देश है इटली,
यहाँ पे क्या है, ये पुर्तगाल हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, पुर्तगाल। इसके साइड में ये हो जाएगा स्पेन। इसको हम कहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया भैया स्पेन। और ये वाला जो इलाका है, ये वाला, ये, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, कोई नहीं, इसको हम दोबारा से बना लेंगे। ये हमारा भारत वाला इलाका हो जाएगा, ये इंडोनेशिया वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर वगैरह हो जाएंगे, ये श्रीलंका वगैरह यहाँ पे, और ये जो है छोटे छोटे द्वीप हो जाएंगे। तो ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे, हम कर रहे थे भैया कि ये वाला जो इलाका है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एशिया माइनर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यूरोप के लोगों को समुद्री मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी। तो देखो, पहले जो भारत का व्यापार यूरोप के देशों के साथ होता था, वो 3 मार्गों से होता था। कितने मार्गों से होता था भैया, वो होता था 3 मार्गों से। कौन कौन सा, एक तो ये हो जाता था लाल सागर से होते हुए इटली यूरोप होते हुए। ठीक है, और दूसरा मार्ग जो होता था वो होता था भैया कौन सा, फारस की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, और तीसरा मार्ग हुआ करता था कहाँ से होते हुए, तीसरा मार्ग हुआ करता था मध्य एशिया से होते हुए। ठीक है, तीसरा मार्ग ये हुआ करता था। इतनी बात समझ में आ गई। होता क्या है भैया, 1453 ईस्वी में जो उस्मानिया सल्तनत है, कौन, उस्मानिया सल्तनत, वो एशिया माइनर पे क्या कर लेती है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है, कब्जा कर लेती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब एशिया माइनर पे उस्मानिया सल्तनत कब्जा कर लेती है, तुर्क कब्जा कर लेते हैं, तो ये जो भी भारत से होके या दक्षिण पूर्वी एशिया से जो भी व्यापार होता था, उस पर क्या करते हैं, ये सीमा शुल्क बढ़ा देते हैं। इससे यूरोप वासियों को क्या होता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इनको व्यापार में घाटा होता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरा कारण क्या था इसका, दूसरा कारण था भारत में, सॉरी, दूसरा कारण था यूरोप में पुनर्जागरण। तो चलो लिख लेते हैं, पहला कारण क्या हो जाएगा भैया, पहला कारण हो जाएगा, पहला कारण क्या हो जाएगा, पहला कारण हो जाएगा उस्मानिया सल्तनत द्वारा चौदह सौ तिरपन ईस्वी में कुस्तुनतुनिया एवं एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण हो जाएगा यूरोप में पुनर्जागरण। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण। तो ये 2 कारण हो जाएंगे भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण का क्या मतलब है भाई, यूरोप में जो है नए नए आविष्कार होते हैं, और क्या होता है, नवाचार होता है, क्या होता है, इनोवेशन होता है। जैसे जैसे हम बात करें तो भैया
कंपास का आविष्कार हो जाता है। और कंपास के आविष्कार से हमें, कंपास को हम क्या बोलते हैं? कंपास को हम बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं कंपास को? कंपास को हम दिशा सूचक यंत्र भी बोलते हैं। तो यूरोप में पुनर्जागरण से क्या क्या होता है भैया? नए नए आविष्कार होते हैं, इनोवेशन होता है, जैसे कि कंपास का आविष्कार हो जाता है, और बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, जैसे कि एक जहाज का नाम क्या था? एक जहाज था जिसका नाम क्या था? गैब्रियल। आपको याद होगा कि जो वास्को डी गामा था, जो वास्को डी गामा था, इसी जहाज से भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। भारत में यूरोपीय कंपनियों को क्यों आना पड़ा? क्या कारण था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों को आना पड़ा? तो भैया सबसे पहला कारण था मसालों का व्यापार। दूसरा कारण था सूती वस्त्रों का व्यापार। और तीसरा कारण था धन की लोलुपता। आगे देखते हैं, यूरोप के लोगों को समुद्री मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी? भैया जब भारत से व्यापार करने के लिए तीन तीन स्थल मार्ग थे, तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी? तो देखते हैं, इसका पहला कारण था भैया उस्मानिया सल्तनत द्वारा 1453 ईस्वी में कंस्तुतुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा करना। और जब इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने क्या करा? टैक्स बढ़ा दिया। जो सीमा कर होता है वो इन्होंने बढ़ा दिया, जिससे यूरोप के लोगों को भारत से व्यापार करने में बहुत समस्या आने लगी और उनको क्या होने लगा? घाटा होने लगा। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा कारण होगा उसी समय यूरोप में क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ, नए नए आविष्कार हुए। कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका आविष्कार हुआ, बड़े बड़े जहाज बनाए गए, जैसे कि आपने नाम सुना है गैब्रियल, एक जहाज था जिससे वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हो, एक पुर्तगाली नाविक था, सबसे पहले पुर्तगाली नाविक, क्या नाम था इसका भैया? बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक है, सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोमो डियाज। ये क्या करता है? ये भारत की खोज के लिए निकलता है। परंतु कैप ऑफ गुड होप से वापस लौट आता है। तो सबसे पहले भैया क्या होता है? सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम बार्थोलोम्यो डियाज है, वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है। और ये घाना से होते हुए अफ्रीका में कहाँ पहुँचता है? कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और वहां से वापस लौटना पड़ता है इसको। वहां पे जब ये समुद्रों की बड़ी बड़ी लहरें देखता है और तूफानों को देखता है तो ये वहां से वापस लौट आता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्पेन का एक नाविक
ठीक है। स्पेन का एक नाविक क्या नाम था भैया इसका? कोलंबस। भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है। कब निकलता है? देखो पहले, सबसे पहले इसके देख लेंगे। सबसे पहले ये था भैया, सबसे पहले यहाँ था सन 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव डियाज भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, परंतु कैपो गुड होप से वापस लौट आता है। और एक इसके बाद स्पेन का एक नाविक होता है जिसका नाम क्या है? कोलंबस। ये भारत की समुद्री खोज की मार्ग करने के लिए निकलता है। कब? एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में स्पेन का नाविक कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, परंतु किसकी खोज कर बैठता है? अमेरिका की खोज कर बैठता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है? 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था, वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, पर वो जो अफ्रीका है उसके कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और वहां से वापस लौट जाता है। उसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक है जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, परंतु वो क्या करता है? वो अमेरिका की खोज कर बैठता है। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आता है, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का शासक मैनुअल तृतीय व उसका बेटा हेनरी क्या करता है? वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के लिए भारत की खोज करने के लिए भेजता है। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजता है। क्या होता है? जो वास्को डी गामा है कैप ऑफ गुड होप से होते हुए केन्या से होते हुए एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता से
भारत के कालीकट पर पहुंचता है। ठीक है। क्या होता है भैया, सन 1498 में जो पुर्तगाल का शासक था मैनुअल तृतीय और उसका बेटा हेनरी, जिसको हम हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, वो वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के लिए भेजता है। वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप होते हुए केन्या के रास्ते से, और एक गुजराती नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, इसकी सहायता से कहाँ पहुँचता है, भारत के कालीकट पहुँचता है। और क्या होता है, कालीकट का जो राजा था, यहाँ का जो स्थानीय शासक था, ठीक है, यहाँ का स्थानीय शासक जैमोरिन वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है। ठीक है। जो यहाँ का स्थानीय शासक था जैमोरिन, वो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है। और यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा वापस यूरोप लौटा तो जो सामान वो यहाँ से लेकर गया था, उससे उसे 60 गुना प्रॉफिट, उससे उसे क्या हुआ भैया, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 60 गुना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो जो सामान वो यहाँ से लेके गया था, उससे उसको 60 गुना, 60 टाइम अधिक प्रॉफिट हुआ। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। ठीक है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। तो हम इस क्लास में पढ़ रहे थे भैया राज्य व्यवस्था, और आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो जो भारत का संवैधानिक इतिहास है, उसकी शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ ही क्यों, क्या कारण था भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। तो भैया सबसे बड़ा जो कारण था वो था मसालों का व्यापार। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था सूती वस्त्रों का व्यापार। तीसरा कारण क्या था भैया, तीसरा कारण था धन की लोलुपता। क्योंकि जो इटली था, इटली का जो यूरोप के व्यापार पे एक अधिकार था, इटली दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था, तो उससे जो उसके पड़ोसी देश थे, उन्हें ऐसा लग रहा था क्यों ना भाई हम भी भारत के साथ व्यापार करें। तो एक तीसरा कारण ये भी हो जाता है कि धन की लोलुपता। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप भारत के साथ ऐसा नहीं है, पहले भी व्यापार करता आ रहा था। आपको याद होगा 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया था, तो तभी से प्राचीन भारत से ही यूरोप, प्राचीन काल से ही यूरोप जो है भारत के साथ व्यापार कर रहा था। और भारत से व्यापार करने के यूरोप के पास कौन कौन से मार्ग थे, एक तो भैया हो जाता था भारत से लाल सागर होते हुए यूरोप पहुंचते थे, दूसरा हो जाता था भारत से फारस की खाड़ी होते हुए यूरोप, और तीसरा हो जाता था मध्य एशिया से यूरोप वाला रास्ता। अब होता क्या है, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत कुस्तुतुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सीमा शुल्क बढ़ा देते हैं, जिससे जो यूरोप वाले लोग थे उनको व्यापार करने में बहुत घाटा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर कोशिश करते हैं यूरोप से भारत
व्यापार करने के लिए वो नए नए समुद्री मार्गों की खोज करते हैं। और इसी बीच क्या होता है, यूरोप में पुनर्जागरण हो जाता है, नए नए आविष्कार होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों का आविष्कार किया जाता है, कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसका आविष्कार होता है। तो इससे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज और आसान हो जाती है। इसी क्रम में क्या होता है भैया, इसी क्रम में सबसे पहले 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है। पर क्या होता है, वो जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से वापस लौट आता है। इसके बाद क्या होता है, 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक जिसका नाम क्या था, स्टेफर कोलंबस, वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है। पर जैसे ही वो अटलांटिक महासागर में अपने जहाजी बेड़े को डालता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। और 1492 ईस्वी में वह अमेरिका की खोज कर बैठता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सन 1498 में जो पुर्तगाल का शासक था, क्या नाम था भैया उसका, मैनुअल तृतीय, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था हेनरी। इसको हम हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये वास्को डी गामा को भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजता है। तो जो वास्को डी गामा है वो घाना से होते हुए कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और वहां से केन्या के रास्ते से होते हुए एक गुजराती नाविक था जिसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से भारत के कालीकट पहुंचता है। तो भैया जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है तो जो यहाँ का स्थानीय शासक था जिसका नाम जैमोरिन था, वो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है। ठीक है, और यह कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत से वापस यूरोप लौटा था तो जो सामान वो यहाँ से लेके गया था उसको उससे 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। और यहीं से शुरुआत हो जाती है भैया भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ आई होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है भैया, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे देश का नाम, किस देश की कंपनी थी। ठीक है, सबसे पहले हम यह लिखेंगे देश, उसके बाद लिखेंगे हम कंपनी का नाम, इसके बाद हम लिखेंगे स्थापना वर्ष, और इसके बाद हम लिखेंगे भारत आगमन का वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले भारत कौन आए थे भैया, सबसे पहले भारत के समुद्री मार्गों की खोज जो की थी नंबर 1 पे, वो की थी किसने, पुर्तगाल ने। तो नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा क्या, नंबर 1 पे हो जाएगा पुर्तगाल। इनकी कंपनी का नाम क्या था भैया, इनकी कंपनी का नाम था अस्तादो दे इंडिया। कब स्थापना हुई भैया, तो इसकी स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। और ये भारत कब आए, तो ये भारत भी आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो पहला जो देश था वो कौन सा था, पुर्तगाल था। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया, दूसरा हो जाएगा नंबर 2 पे आ जाएगा, यहाँ नंबर 2 पे आ जाएगा क्या, ब्रिटेन। ठीक है, तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका नाम क्या था, तो भैया उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी, हिंदी में लिख लेते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है भैया। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो भैया इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1600 ईस्वी में। कब हुई भैया इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। और ये भारत 1600। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद है डच। नंबर 3 पे कौन आते हैं? नंबर 3 पर आ जाते हैं डच। जो डच थे वो कहाँ के निवासी थे? वो हॉलैंड के निवासी थे, जिसे अब क्या कहा जाता है भैया? जिसे अब कहा जाता है नीदरलैंड। ठीक है। इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी। क्या नाम था? वेरिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी। ठीक है भैया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे? ये भारत आए थे 1605 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो भैया जो भारत आने वाली चौथी कंपनी थी उसका जो चौथा देश था वो कौन सा था भैया? चौथे नंबर पर आते हैं डेनिश। और ये कहाँ के निवासी थे? ये थे डेनमार्क के। और इनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। और ये भारत आए थे 1620 ईस्वी में। ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं। नंबर 5 पे भैया हमारे पास आ जाते हैं कौन? नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं, दिख नहीं रहा है पेन, दूसरा ले लेते हैं। जिनके बिना पिक्चर अधूरी थी, इनका आना भाई बहुत ज़रूरी था। तो हमारे पास आ जाते हैं कौन? फ्रांसीसी। ठीक है। और इनकी कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। इनकी कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। ठीक है। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। और ये भारत आए थे 1668 ईस्वी में। ठीक है भैया। तो कौन कौन सी कंपनी थी जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम है? तो सबसे पहले कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली कंपनी थी जिसका नाम क्या था? अस्तादो दे इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 में। और ये भारत कब आ गए थे भैया? 1498 ईस्वी में। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? ब्रिटेन आ जाता है। और इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आपको याद होगा कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें इस कंपनी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? उसमें इस कंपनी का नाम कर दिया गया था भैया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और ये भारत कब आए? ये भारत आए थे 1608 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं डच। डच मूलतः जो है हॉलैंड के निवासी थे जिसको नीदरलैंड कहा जाता है। और इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंदेसे कंपनी। इस कंपनी की स्थापना भैया कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे? ये भारत आए थे 1600
5 ईस्वी में। इसी तरीके से नंबर 4 पे डेनिस आते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? ये डेनमार्क के निवासी थे और इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे? ये भारत आए थे भैया कब? 1620 ईस्वी में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे पास फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भैया 1664 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1664 ईस्वी में। और ये भारत कब आए थे? ये भारत आए थे 1668 ईस्वी में। तो भैया ये तो हो गया भारतीय जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और स्थापना का वर्ष। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम कंपनी की स्थापना का क्रम देखें तो कंपनी की स्थापना के क्रम में कौन कौन सी कंपनी आ जाएगी? कंपनी की स्थापना का क्रम, ठीक है। तो स्थापना का क्रम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी थी। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या थी? पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे कौन सी थी भैया? ब्रिटेन की कंपनी थी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा देश आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है भैया डच, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 4 पे कौन आ जाते हैं? डेनिस आ जाते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? ये डेनमार्क के निवासी थे और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास कौन आ जाते हैं? फ्रांसीसी आ जाते हैं और इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। तो यदि हम स्थापना का क्रम देखें तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? ब्रिटिशीज आए, उसके बाद कौन आए? डच आए, उसके बाद कौन आए? डेनिस आए और उसके बाद कौन आए भैया? फ्रांसीसी आए। तो क्रम क्या हो गया? PBDDF। क्या क्रम हो जाएगा? पुर्तगाली, ब्रिटिशिज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी। तो ये तो हो गया भैया PBDDF, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं जो यूरोपीय कंपनियां थी उनकी स्थापना का क्रम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ लिया जाता है भैया? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो आगमन का क्रम क्या था उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे लिख देते हैं। क्या हो गया था भैया? ये हो गया था PBDDF, ठीक है। ये हो गया था स्थापना का क्रम, ठीक है। अब आने का क्रम क्या था? आने का क्रम देख लेते हैं। भारत आगमन का क्रम, भारत आगमन का क्रम। तो सबसे पहले कौन आए थे भैया? सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। इसके बाद कौन आए थे भैया? इसके बाद डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। और ये कब आए थे भैया? ये आए थे 1605 ईस्वी में। इसके बाद कौन आए थे? ब्रिटिश आए थे और ये कब आए थे भारत? 1608 ईस्वी में। इसके बाद नंबर 4 पे कौन आए थे? डेनिस आए थे और ये भैया भारत कब आई थी इनकी कंपनी? तो ये आई थी 1620 ईस्वी में। और इसके बाद आए थे फ्रांसीसी और ये भैया कब आए थे? तो ये आए थे 1668 ईस्वी में। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? PDBDF, ठीक है। तो पुर्तगाल, डच, ब्रिटिशिस, डेनिस और फ्रांसीसी। तो ये हो जाएगा भैया आगमन का क्रम।
ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं। स्थापना का क्रम क्या हो जाएगा? स्थापना का क्रम हो जाएगा PBDDF, पुर्तगाली, ब्रिटिशेस, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। और भारत आगमन का क्रम क्या हो जाएगा? भारत आगमन का क्रम हो जाएगा PDBDF। पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिशेस आए, उसके बाद डेनिश आए और उसके बाद कौन आए भैया? उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि भैया इतनी सारी कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आ रही हैं, इतनी सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें क्या होगी भैया? प्रतिस्पर्धा होगी और आपस में टकराव होंगे। ठीक है, और यही होता है इन कंपनियों में आपस में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सभी कंपनियों को भारत से खदेड़ देती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है, यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य स्थापित करती है। तो चलिए एक बार अब हम पढ़ेंगे किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब हम किसे पढ़ेंगे भैया? हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो दो व्यक्ति हुए हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम था भैया जॉन वाट। क्या नाम था? और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? जॉर्ज वाइट। ये दो व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भैया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जॉन वाट और जॉर्ज वाइट एक कंपनी की स्थापना करते हैं। जिसका नाम क्या था भैया? जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये हो जाता है कंपनी का नाम। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जॉन वाट और जॉर्ज वाइट एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और आगे चलकर क्या होता है? 1833 के चार्टर द्वारा इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्या होता है भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, कैसे इसको भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
दो व्यक्ति हैं जिनका नाम, एक का नाम था जॉन वाट और दूसरे का नाम था जॉर्ज वाइट। ये क्या करते हैं, ये एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम क्या कर दिया जाता है, इसका नाम कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो भैया आगे देखते हैं, तो क्या होता है, जो उस समय ब्रिटिश की महारानी थी, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एकाधिकार दिया जाता है। ठीक है भैया, क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसके द्वारा जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एकाधिकार दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका साम्राज्य स्थापित करने का एक सबसे प्रमुख कारण ये भी था कि जो बाकी सभी कंपनियां हुई, जैसे पुर्तगाली कंपनी हुई, डच कंपनी हुई, डेनिश कंपनी हुई, फ्रांसीसी कंपनी हुई, वो सभी कंपनियां क्या थी, सरकारी थी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थी, इसलिए भी यह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रही। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार भारत में अपना एकाधिकार स्थापित करती है और क्या क्या होता है। तो क्या होता है भैया, एक डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757 को क्या होता है, 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में भैया कौन कौन होते हैं, तो प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो होता है रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ हो तो होता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ भैया होता है बंगाल का नवाब ठीक है, क्या नाम था, सिराज उद दौला। ठीक है, तो भैया 23 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, और दूसरी तरफ कौन था, बंगाल का नवाब था। तो इस युद्ध में क्या होता है भैया, इस युद्ध में बंगाल, ठीक है, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और इसका परिणाम क्या होता है भैया, इसका परिणाम होता है कि जो मीर जाफर था, कौन था, मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है।
ठीक है। क्या होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ कौन था, बंगाल का नवाब था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था और जो बंगाल का नवाब था वो कौन था उस टाइम पे, सिराजुद्दौला। तो इस युद्ध में क्या होता है भैया, इस युद्ध में जो बंगाल का नवाब है, क्या नाम था, सिराजुद्दौला, वो युद्ध को हार जाता है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जीत होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है भैया, इसका परिणाम ये निकलता है कि मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है और यहीं से तय हो जाता है कि आगे आने वाला जो भारत का भविष्य है क्या होगा, कौन शासन करेगा, कौन रूल करेगा। ठीक है, पर अभी एक निर्णायक युद्ध अभी बाकी है। इसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद तुम्हें एक डेट याद रखनी होगी। क्या डेट है, तो डेट है भैया 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। क्या होता है भैया इस तारीख को, इस तारीख को होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है भैया, बक्सर बिहार का एक शहर है। ठीक है, बक्सर कहाँ है, बक्सर बिहार का एक क्या है, शहर है। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है बक्सर का युद्ध, तो एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ होता है भैया संयुक्त सेना, संयुक्त सेना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था भैया, तो यहाँ पे लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, यहाँ पे लीड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और संयुक्त सेना को कौन लीड कर रहा था, तो भैया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। दूसरा कौन था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और तीसरा कौन था भैया, तीसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर क्या है, बक्सर बिहार का एक शहर है और बक्सर के युद्ध में एक तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ संयुक्त सेना होती है। संयुक्त सेना में कौन कौन होता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला होता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है। तो भैया इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में संयुक्त सेना की बुरे तरीके से हार होती है और फिर से संयुक्त सेना की क्या होती है भैया, हार होती है और फिर से एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ठीक है, क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और भैया इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ, इसका परिणाम हुआ 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक है, एवं बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ भैया, इसका परिणाम ये हुआ कि 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि में
इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो मुगल बादशाह था पेंशनर बना दिया भैया। क्या बना दिया? पेंशनर बना दिया। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले पेंशन दी जानी शुरू की गई थी? तो भैया कौन था? वो था कौन? मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था भैया शाह आलम द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल में द्वैत शासन की। तो द्वैत शासन का क्या मतलब था? द्वैत शासन, तो द्वैत शासन का मतलब था भैया जो दीवानी अधिकार थे, वो किसके पास थे? वो तो आ गए थे कंपनी के पास। दीवानी अधिकार का क्या मतलब है? संपत्ति से संबंधित अधिकार। ठीक है, जो संपत्ति से संबंधित अधिकार थे या कर वसूलने से संबंधित अधिकार थे, तो वो सब किसके पास आ गए थे? तो वो सब आ गए थे भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, और जो निजामत का अधिकार था, जो क्या था भैया? जो निजामत का अधिकार था, वो किसके पास था? निजामत का अधिकार मतलब शासन चलाने के लिए जो अधिकार थे, जो व्यवस्था बनाने के जो अधिकार थे, वो किसके पास थे भैया? जो शासन संबंधी अधिकार थे, शासन संबंधी अधिकार, वो किसके पास थे भैया? वो थे बंगाल के नवाब के पास। ठीक है, तो द्वैत शासन का क्या मतलब था कि जो दीवानी अधिकार थे वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, और जो निजामत का अधिकार था, जो शासन चलाने संबंधी अधिकार था, वो किसको मिल गया था? वो मिल गया था बंगाल के नवाब को। ठीक है भैया, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उससे अंग्रेजों के पास क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के पास, अब अंग्रेजों के पास क्या क्या था भैया? अंग्रेजों के पास भूभाग भी था। ठीक है, अंग्रेजों के पास जनसंख्या भी थी, अंग्रेजों के पास सरकार भी थी, और अंग्रेजों के पास संप्रभुता भी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के पास अब ये चारों चीज़ आ गए थे, और ये चारों चीज़ मिलकर भैया किसकी स्थापना करते हैं? तो ये चारों चीज़ मिलकर क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। और राज्य को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है, और वो नियम और कानून कौन बनाएगा? तो भैया समय समय पर जो ब्रिटिश संसद थी, समय समय पर विभिन्न अधिनियमों की सहायता से, विभिन्न अधिनियमों भारत का शासन चलाएगी। और इन अधिनियमों को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे 1773 का चैप्टर एक्ट क्या था,
1793 का एक्ट क्या था, 1813 का एक्ट क्या था। तो ये जितने भी एक्ट हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने भैया क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा था भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। अब भैया सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आना पड़ा। तो सबसे पहला भैया कारण था मसालों का व्यापार, दूसरा कारण था सूती वस्त्रों का व्यापार और तीसरा कारण क्या था? धन की लोलुपता। ठीक है, अब भैया जब भारत से व्यापार करने के लिए ऑलरेडी 3 स्थल मार्ग थे, तो ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो सबसे पहला कारण क्या था? 1453 ईस्वी में जो एशिया माइनर वाला इलाका था, जो कुस्तुनतुनिया वाला इलाका था, वहाँ पे जो है जो उस्मानिया सल्तनत है उसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और जो कर हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, सीमा शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे जो यूरोपवासी थे उनको व्यापार करने में कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण हुआ यूरोप में पुनर्जागरण। क्या हुआ भैया? दूसरा कारण यूरोप में पुनर्जागरण। इसी समय यूरोप में नए नए आविष्कार हुए, नवाचार हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपास का आविष्कार हुआ। कंपास क्या होता है भैया? दिशा सूचक यंत्र होता है। बड़े बड़े जहाज बनाए गए, जैसे कि आपने एक जहाज का नाम सुना होगा, क्या नाम था भैया? गैब्रियल। ठीक है, क्या नाम था? गैब्रियल नाम था। क्या नाम था? गैब्रियल। ठीक है, तो गैब्रियल जैसे जहाज बनाए गए, इसी से वास्को डी गामा भारत आया था। आगे क्या होता है भैया? सबसे पहले इसी क्रम में क्या होता है, तो 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक है जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलता है, पर ये उत्मास अंतरीप से वापस लौट जाता है। इसी क्रम में आगे क्या होता है? इसी क्रम में एक स्पेन का नाविक है जिसका नाम क्या है? कोलंबस। वो 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकलता है, पर वो अमेरिका की खोज कर बैठता है। इसी क्रम में आगे क्या होता है? जो पुर्तगाल का शासक था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैनुअल तृतीय, और उसका बेटा था हेनरी द नेविगेटर। ये क्या करते हैं? 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक होता है वास्को डी गामा, इसको भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजते हैं। तो ये क्या करता है? ये भैया ये उत्मासा अंतरीप होते हुए केन्या के रास्ते से एक गुजराती नाविक है जिसका नाम क्या था? अब्दुल माजिद, उसकी सहायता से क्या करता है? ये भारत के कालीकट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, कब की थी? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। क्या होता है भैया, कई बार हम यही बोल देते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से ही था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी भैया? 1498 ईस्वी में की थी। अब हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो सबसे पहले भैया भारत में कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली कंपनी आई। इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था अस्तादुदय इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1498 में इसकी स्थापना हुई। ये भारत कब आई? तो ये 1498 में ही भारत आ गई थी। अब दूसरी कंपनी कौन सी थी भैया? दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये भारत कब आई? 1608 ईस्वी में। इसके बाद तीसरी कंपनी आती है जिसका नाम था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच मूलतः होलैंड के निवासी थे, इसको हम नीदरलैंड बोलते हैं अब। इस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था वेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, और ये भारत कब आए थे? 1605 ईस्वी में। इसके आगे हम बात करते हैं जो हमारी डेनिश कंपनी थी। डेनिश कौन थे? डेनमार्क के निवासी थे, और इनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये भारत आए थे 1620 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी। इसका नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में, और ये भारत कब आए थे? 1668 ईस्वी में। कई बार क्या होता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भैया कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए थे कब? 1605 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश आए थे
कब? 1608 ईस्वी में। इसके बाद डेनिस आए थे 1620 ईस्वी में। उसके बाद आए थे फ्रांसीसी 1618 ईस्वी में। तो इसका क्रम याद करने के लिए हम कोड याद रख सकते हैं PD BD F। P से पुर्तगाली, D से डच, B से ब्रिटिश और D से डेनिस और F से फ्रांसीसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं तो भैया इनमें क्या होगा, इनमें कंपटीशन होगा, इनमें प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, तो इसी प्रतिस्पर्धा और टकराव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सभी कंपनियों को भारत से खदेड़ देती है और भारत के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लेती है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, एक था जॉन वोट और दूसरा था जॉर्ज वाइट। ये क्या करते हैं, ये कंपनी की स्थापना करते हैं। इसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना करते हैं। बाद में क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में क्या होता है भैया, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसके द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको 15 साल का एक चार्टर दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, समय समय पर ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे हम देख लेते हैं। दो युद्ध होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होते हैं कंपनी का शासन स्थापित करने के लिए भारत में। तो पहला युद्ध था 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध। भैया एक तरफ इसमें कौन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो जो प्लासी का युद्ध था उसमें क्या होता है, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है वो बुरे तरीके से हार जाता है और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है कि मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से भारत भविष्य की दिशा, भारत का जो भविष्य क्या होगा और कौन भारत में रूल करेगा। पर इसके बाद एक निर्णायक युद्ध और होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, बक्सर का युद्ध, इसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर कहाँ है भैया, बक्सर बिहार का एक शहर है। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी तरफ से हेक्टर मुनरो है और जो दूसरी तरफ है संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन है, एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तीसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो भैया क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना में युद्ध होता है और जिसमें संयुक्त सेना बुरे तरीके से हार जाती है और इसमें भी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और यहीं से तय हो जाता है कंपनी का कि भविष्य, भारत का भविष्य क्या होगा और कौन रूल करेगा। और यहीं से जो कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाता है और यहीं से जो है भैया कंपनी के शासन की नींव ढल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना हार जाती है तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्या किया जाता है, जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय उसको पेंशनर बना दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है कि भैया अब तुम लो पेंशन, और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। द्वैत शासन का मतलब क्या है कि जो दीवानी अधिकार हैं, जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं वो तो भैया किसे दे दिए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो निजामत का अधिकार है, जो शासन संबंधी अधिकार है वो किसे दे दिए जाते हैं, बंगाल के नवाब को दे दिए जाते हैं और यहीं से बंगाल का अंधकार काल स्टार्ट हो जाता है। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी लूटपाट मचाई थी कि जो बंगाल की दुर्दशा थी तो वो बहुत बुरी हो गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब क्या होता है भैया, अब अंग्रेज़ों के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। सरकार कैसे है कि जो बंगाल का नवाब था वो एक कठपुतली नवाब था, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी वह वैसा ही करता था और संप्रभुता तो इनके पास थी। ठीक है, जो इनका मन करता था वही करते थे। तो जब ये चारों चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं तो ये क्या बना देती हैं, राज्य बना देती हैं। और किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें नियमों की ज़रूरत होती है, हमें रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो उसी नियमों को बनाने के लिए ब्रिटिश संसद समय समय पर विभिन्न अधिनियम बनाती है, जिन अधिनियमों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।